नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडो साम्राज्य पर। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दक्षिण भारत की भूमि पर एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की, एक ऐसा वंश जिसकी उत्पत्ति और नाम का रहस्य आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। तो चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये महान साम्राज्य कहां से आया और कैसे इसका नाम सातवाहन पड़ा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको इतिहास के उन गलियारों में ले जाएगी जहां से भारतीय सभ्यता की नींव रखी गई थी। सातवाहनों की उत्पत्ति का समय और स्थान एक रहस्य ही बना हुआ है और इसको लेकर इतिहासकारों के बीच काफी बहस हुई है। अब जरा सोचिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रदेशों में लोग ये दावा करते हैं कि सातवाहन साम्राज्य का मूल स्थान उनके यहाँ था। ये बहस सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि क्षेत्रीय गर्व की भी है। आखिरकार ये कौन सा इलाका था जिसने इस महान साम्राज्य को जन्म दिया, और सातवाहन नाम का अर्थ क्या है? इन सवालों के जवाब खोजते हुए हम इतिहास के पन्नों में गोते लगाते हैं, जहां हर कोई अपनी कहानी को सच मानता है। पुराणों में आंध्र और आंध्र जातीय नामों के उपयोग ने कई विद्वानों को यह मानने पर मजबूर किया कि सातवाहन वंश की शुरुआत पूर्वी दक्कन, आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई थी। तेलंगाना के कौटिलिंगला में मिले सिक्कों पर राणो श्री चिमुका सातवाहनासा अंकित था, जिसे पुरालेखविद पी शास्त्री ने पहले वंश के संस्थापक सिमुका से जोड़ा। कौटिलिंगला में सिमुका के उत्तराधिकारी कान्हा और सातकर्णी प्रथम के सिक्के भी मिले, जिससे कुछ इतिहासकारों ने इसे सातवाहनों का मूल स्थान माना। लेकिन ये सिक्के इतने कम संख्या में थे कि यह कहना मुश्किल है कि इन्हें वहीं ढाला गया या वे कहीं और से आए। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि सातवाहनों की उत्पत्ति पश्चिमी दक्कन, आज का महाराष्ट्र में हुई और वहीं से उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया। नासिक और नानेघाट में मिले शिलालेख इस दावे को समर्थन देते हैं। शुरुआती सातवाहन काल के अधिकांश शिलालेख पश्चिमी दक्कन से ही मिले हैं, जबकि पूर्वी दक्कन में चौथी सदी सी से पहले का कोई शिलालेख सातवाहनों का उल्लेख नहीं करता। इन सब तथ्यों के बावजूद सातवाहन वंश की उत्पत्ति और उनके प्रभाव को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद बने हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि सातवाहन वंश का इतिहास कितना गहरा और रहस्यमयी है? पुराणों, बौद्ध और जैन ग्रंथों और विदेशी लेखों से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अज्ञात है। कहानी शुरू होती है सिमुका से, जो सातवाहन वंश के पहले राजा थे। नानेघाट के शिलालेख में उनका नाम मिलता है, लेकिन पुराणों में उनके नाम को अलग अलग तरीकों से लिखा गया, जैसे सिशुका, सिंधुका, चिस्मका। शायद ये सभी नाम सिमुका के ही विकृत रूप हैं। तो क्या सिमुका वही राजा थे जिन्होंने कण्व वंश को खत्म कर सातवाहन शासन की नींव रखी? डीसी सिरकार और कई अन्य विद्वानों का यही मानना है। और फिर मत्स्य पुराण बताता है कि इस वंश ने लगभग 450 वर्षों तक राज किया। क्या आप जानते हैं, मेघस्थनीज की इंडिका में भी अंडारे नामक एक शक्तिशाली जनजाति का जिक्र है, जिसके राजा के पास 1 लाख पैदल सैनिक, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथियों की सेना थी। क्या ये अंडारे वास्तव में आंध्र थे? कनागनहल्ली के स्तूप पर मिला एक शिलालेख वशिष्ठिपुत्र श्री चिमुका सातवाहन के शासन के 16वें वर्ष का प्रमाण है, जो हमें इस वंश की प्राचीनता की एक झलक देता है। लेकिन आज भी सातवाहन वंश का पूरा इतिहास एक पहेली बना हुआ है। इस रहस्यमयी गाथा के और भी अनसुने किस्से जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सातवाहन वंश के प्रारंभिक विस्तार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस वंश के राजा सातकर्णी ने सत्ता संभालने के बाद दक्षिण और पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी इस विस्तार यात्रा के दौरान नासिक और पश्चिमी मालवा जैसे क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ गए। सांची के महान स्तूप के दक्षिणी द्वार पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख मिलता है, जिसमें राजा श्री सातकर्णी के शासनकाल का उल्लेख है। इस शिलालेख के अनुसार आनंद, जो वासिथी का पुत्र
और राजा सातकर्णी के शासनकाल में कारीगरों का प्रमुख था, उसने यह उपहार दिया। सातकर्णी प्रथम के बाद उनके उत्तराधिकारी सातकर्णी द्वितीय ने 56 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने शुंगों से पूर्वी मालवा पर कब्जा कर लिया और बौद्ध स्थल सांची में सजीव द्वारों का निर्माण कराया। सातवाहनों की इस गाथा में हमें मिलता है एक ऐसा वंश जिसने न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार किया बल्कि भारतीय इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। सांची के शिलालेखों और सातवाहनों की कहानियों के बीच हमें भारत की प्राचीनता की झलक मिलती है जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सातवाहन वंश के इतिहास में कुछ ऐसे समय भी आए जब अनिश्चितता और संघर्ष ने दस्तक दी। अपिलक के उत्तराधिकारियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, बस एक संक्षिप्त उल्लेख है कुंतला सातकर्णी का। इसके बाद वंश के अगले प्रमुख शासक हाला थे जिन्होंने महाराष्ट्रीय प्राकृत में गाहा सत्यसई की रचना की, लेकिन हाला और उनके 4 उत्तराधिकारियों का शासनकाल बहुत छोटा रहा, कुल मिलाकर केवल 12 वर्षों का, जो इस समय को सातवाहनों के लिए संघर्षमय दर्शाता है। शिलालेखों और सिक्कों से पता चलता है कि पहले सातवाहन उत्तरी दक्कन का पठार, उत्तरी कोंकण के तटीय मैदान और इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले पर्वतीय दर्रों पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन 15 से 40 ईस्वी के दौरान उनके उत्तर के पड़ोसी पश्चिमी क्षत्रपों ने इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पश्चिमी क्षत्रप शासक नहापान ने पूर्व सातवाहन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसका प्रमाण उनके गवर्नर और दामाद ऋषभदत्त के शिलालेखों से मिलता है। यह समय सातवाहनों के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी कहानी संघर्ष और ताकत की मिसाल बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सातवाहन वंश के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जिन्हें इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल को 60 से 85 ईस्वी के बीच का माना जाता है और उनके नाम से जुड़ी सबसे बड़ी विजय थी उज्जैन के विक्रमादित्य को 78 ईस्वी में हराना। इस विजय को नए युग की शुरुआत माना गया, जिसे युग कहा जाता है, आदि नाम से मनाया गया और आज भी आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सातवाहन कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रप शासक नहापान को भी पराजित किया और इसका प्रमाण नहापान के सिक्कों पर उनके नाम और शीर्षकों का अंकित होना है। नासिक के प्रशस्ति शिलालेख में उनकी माता गौतमी बालश्री ने उनके अद्वितीय कार्यों का उल्लेख किया है। इस शिलालेख के अनुसार गौतमी पुत्र का साम्राज्य उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में कलिंग तक फैला हुआ था। उन्हें राजा राजा और महाराजा जैसे शीर्षक दिए गए और वे विंध्य पर्वत के स्वामी कहे गए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में गौतमी पुत्र के प्रशासन की बागडोर उनकी माता ने संभाली, संभवतः किसी बीमारी या सैन्य व्यस्तताओं के कारण। नासिक शिलालेख में उनकी माता ने लिखा, उन्होंने क्षत्रियों के घमंड और अहंकार को कुचल दिया, शकों, यवनों और पहलवों को नष्ट किया और नहपान के क्षहरात वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने सातवाहन वंश की महिमा को फिर से स्थापित किया। गौतमी पुत्र के बाद उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी ने सिंहासन संभाला। पुलमावी ने अपने पिता के साम्राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाए रखा। उनके सिक्के और शिलालेख बड़े क्षेत्र में फैले मिले हैं, जो उनके शासन की व्यापकता और उनके साम्राज्य की समुद्री शक्ति का संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके शासनकाल में अमरावती का पुराना स्तूप पुनर्निर्मित किया गया था। पुलमावी के उत्तराधिकारी उनके भाई वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी बने, जिन्होंने 120 से 149 ईस्वी के बीच शासन किया। वशिष्ठ पुत्र ने पश्चिमी क्षत्रपों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और रुद्रदामन प्रथम की बेटी से विवाह किया, लेकिन इस संबंध के बावजूद रुद्रदामन के साथ उनकी टकराव की कहानी इतिहास में दर्ज है। जूनागढ़ शिलालेख में रुद्रदामन ने उल्लेख किया है कि उन्होंने दक्षिण पथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। शिलालेख में लिखा है, रुद्रदामन, जिसने दक्षिण पथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार निष्पक्ष लड़ाई में पूरी तरह हराया, लेकिन निकट संबंधों के कारण उसके जीवन को बख्श दिया। इस पराजय को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है
कि रुद्रदामन द्वारा पराजित शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, जबकि अन्य इसे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या उनके उत्तराधिकारी शिवस्कंदा मानते हैं। रुद्रदामन की इन विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने नहपान द्वारा कब्जा किए गए सभी पुराने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त कर लिया, सिवाय पुणे और नासिक के दक्षिणी क्षेत्रों के। सातवाहन वंश का शासन अब केवल उनके मूल दक्कन और अमरावती के आसपास के पूर्वी मध्य भारत तक सीमित रह गया था। श्री यज्ञ सातकर्णी सातवाहन वंश की मुख्य शाही धारा के अंतिम शासक ने कुछ समय के लिए सातवाहन शासन को फिर से जीवित किया। एस.एन. सेन के अनुसार उनका शासनकाल 1709 से 1999 ईस्वी तक रहा, जबकि चार्ल्स हाइम के मुताबिक उनके शासन का अंत 181 ईस्वी में हुआ। श्री यज्ञ सातकर्णी के सिक्कों पर जहाजों की छवियां दिखाई देती हैं, जो उनके नौसैनिक और समुद्री व्यापार की सफलता को दर्शाती हैं। इन सिक्कों का व्यापक वितरण और नासिक, कान्हेरी और गुंटूर में मिले शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि उनका शासन पूर्वी और पश्चिमी दक्कन दोनों क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों से खोए हुए अधिकांश क्षेत्रों को वापस हासिल किया और उनके सिक्कों की नकल करते हुए चांदी के सिक्के जारी किए। लेकिन उनके शासन के अंतिम वर्षों में अब्भिरों ने राज्य के उत्तरी हिस्सों, विशेष रूप से नासिक के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। श्री यज्ञ सातकर्णी का शासनकाल सातवाहन वंश की महिमा की अंतिम झलक थी, जिसने वंश को एक बार फिर से समृद्धि और शक्ति की ओर लौटाया, भले ही यह अवधि बहुत लंबी न रही हो। सातवाहन वंश का शासन उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, जिसमें आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल थे। नासिक प्रशस्ति शिलालेख में गौतमी बालश्री बताती हैं कि उनके पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस विशाल भूभाग पर शासन किया। हालांकि इस नियंत्रण का समय लंबा नहीं था। इतिहासकार एमडिरू गोविंदा पाई के अनुसार टोलमी का वर्णन है कि वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी उत्तर में पैठण से शासन कर रहे थे, जबकि उनके पुत्र विलिवायकुरा दक्षिण में हुविना हिप्परागी से। यह दर्शाता है कि सातवाहनों का प्रभाव व्यापक था। सातवाहन राजधानियां समय के साथ बदलती रहीं। बेनकटका, प्रतिष्ठान, धरानीकोटा और झुन्नर उनके प्रमुख केंद्र रहे। उनके शिलालेखों में सोपारा, कल्याण, भरूच और चौल जैसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों का भी उल्लेख है, जो उनके व्यापारिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी दक्कन में अमरावती, नेवासा और कोटालिंगला जैसे स्थल उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रमाण है। सातवाहन वंश ने कृषि, शिल्प और व्यापार के माध्यम से जबरदस्त आर्थिक विकास किया। प्रमुख नदियों के किनारे बड़ी बस्तियां उभरी और खेती का दायरा बढ़ा। खनिज संपन्न क्षेत्रों में नई बस्तियों ने व्यापार और शिल्प को बढ़ावा दिया, खासकर सिरेमिक उत्पादन में। भारतीय समुद्री तट पर नियंत्रण के चलते सातवाहन रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में हावी रहे। प्रतिष्ठान और टैगरा जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के साथ नाना घाट जैसे दर्रे ने उन्हें समुद्र से जोड़ा। इस काल में सातवाहन वंश आर्थिक समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सातवाहन वंश के अधिकांश शिलालेख और सिक्के मध्य इंडो आर्यन भाषा में थे, जिसे कुछ विद्वानों ने प्राकृत कहा, लेकिन यह भाषा संस्कृत के अधिक करीब थी। हालांकि सातवाहनों ने राजनीति में संस्कृत का उपयोग भी किया, लेकिन बहुत कम। नासिक के पास मिला एक शिलालेख और सन्नाटी में पाया गया एक शिलालेख संस्कृत में है, जिनमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। गुणाढ़ के अनुसार संस्कृत और प्राकृत के अलावा देशी नाम की एक और भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी। यह भाषा शायद प्रारंभिक तेलुगु थी, जो उस समय तमिल के अधिक करीब थी। बाद के सातवाहन शासकों के नाम प्राकृत और देशी दोनों भाषाओं में मिलते हैं। सातवाहन सिक्कों पर भी द्विभाषी अंकन मिलता है, जिसमें एक तरफ मध्य इंडो आर्यन भाषा और दूसरी तरफ देशी भाषा, संभवतः पुरानी तमिल होती थी। यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का अंत धीरे धीरे होता गया, शायद केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण। इस दौरान पश्चिमी क्षत्रपों का उत्थान जारी रहा, जो अगले 2 शताब्दियों तक समृद्ध रहे, जब तक कि उन्हें गुप्त साम्राज्य ने समाप्त नहीं किया। यज्ञ श्री के उत्तराधिकारी माधुरीपुत्र स्वामी ईश्वर सेन बने। उनके बाद
विजय ने 6 साल और उनके पुत्र वशिष्ठिपुत्र श्री चढ़ा सातकर्णी ने 10 साल तक शासन किया। पुलमावी चतुर्थ, जो मुख्य वंश के अंतिम राजा थे, लगभग 225 ईस्वी तक शासन करते रहे। उनके शासनकाल में नागार्जुन कोंडा और अमरावती जैसे स्थलों पर कई बौद्ध स्मारक बनाए गए। पुलमावी चतुर्थ की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तर में सातवाहन वंश की एक शाखा, पश्चिम में नासिक क्षेत्र जहां अभीर वंश का शासन था, पूर्वी हिस्सा जहां आंध्र इक्ष्वाकु शासन करते थे, दक्षिण पश्चिम में बनावसी के छुट्टू वंश, दक्षिण पूर्व में पल्लवों का शासन। सातवाहन वंश का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत इतिहास में अमर रही। दोस्तों, हमारे चैनल इंडो साम्राज्य के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।